सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला। ये जो है ये अगेन एक स्पेशल एपिसोड है। जिस तरह आप सबको पता है योम तशक्कुर है पाकिस्तान भर में आज के दिन। जो हमारी पिछले एक दो वीक से जो टेंशन चल रही थी इंडिया की, उसके जवाब में जो पाकिस्तानी फ़ौज ने कार्रवाई की और माशाल्लाह जिस तरह इंडिया में बुली कर रहा था, सॉर्ट ऑफ जो ब्लफ थी वो कॉल की और उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। आई थिंक हिस्ट्री के अंदर ये जो इवेंट है ये मेरे ख्याल में एक टर्निंग पॉइंट होगा इंशाल्लाह हमारी कंट्री की फ्यूचर में भी। अ, जो चीज़ें शायद पिछले 6 साल में जिस तरह कश्मीर का इशू था या कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस लग रहा था रीजन के अंदर कि एक मुल्क काफ़ी ज़्यादा हावी हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा बुली भी कर रहा था आपको। ऑल ऑफ ए सडन सिर्फ एक हफ्ते के अंदर हमने देखा कि वो जो एक सॉर्ट ऑफ सरिया उनके पीछे था वो थोड़ा बेंड भी हुआ। और माशाल्लाह जिस तरीके से अथॉरिटी से एक बैलेंस और एक सेम लेवल के ऊपर अब आ गए हम लोग। और जो चीज़ें शायद कश्मीर बैक बर्नर पे चला गया था वो अगेन मेन टॉपिक के थ्रू पे आ गया। अब इस टाइम के ऊपर जब माशाल्लाह हम तो काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि मुल्क यूनाइटेड रहे। कहीं ना कहीं हम भटक चुके थे, कहीं ना कहीं हम बहुत ही डिफरेंट इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से मुल्क यूनाइटेड नहीं था। लेकिन थैंक्स टू मोदी आई थिंक जो हरकत उन्होंने की है, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी हम यूनाइटेड हो सकते थे। और जिस तरह की पिक्चर्स आई हैं ड्यूरिंग द वॉर, एक तो मीम तो थी किसी ने सीरियस इतना पाकिस्तान में लिया नहीं। और जिस तरह की मीम्स आई और जिस तरह से हम एंजॉय कर रहे थे। मैं यूके में होता था तो जहाँ भी पानी होता था ना तो वो 100 मीटर या 10-20 मिनट के अराउंड कहते थे यार इधर से नहीं आना क्योंकि यहाँ पे आपको लग ना जाए। यहाँ पे तो तोपों की भरमार चल रही थी और बच्चे सामने बैठे हुए थे। गली मोहल्लों के अंदर मैं हमने देखा आर्मी वालों ने किया और सब ने उसमें पार्टिसिपेट भी किया। 2-3 लोग तो आर्मी के साथ मिलकर ड्रोन को गिरा रहे थे। इस तरह के नेशन को हराना वो भी वॉर के अंदर, जहाँ पे मुल्क ऑलरेडी 20-25 साल से वॉर के अंदर ही है। आई थिंक इंडिया काफ़ी भूल कर चुका था ये इनिशिएट करके भी। और होपफुली वो अब रिग्रेट भी कर रहा होगा कि उन्होंने ये किया क्यों। तो रादर देन कि वो अपने इंटरनल सिक्योरिटी को रिव्यू करें, वॉर ऑन पाकिस्तान वाज द रॉन्ग स्टेप और उसका हमें बड़ा फायदा हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं लास्ट वीक की जो बुल्स एंड बियर थी। हम इनफैक्ट पिछले 2 वीक्स में कोशिश कर रहे थे कि आपको ड्यूरिंग द वॉर जो इम्पैक्ट रहता है स्टॉक मार्केट का उसके अगेंस्ट आपने पॉजिटिवली कैसे रहना है। इन्वेस्टमेंट और अगेन इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, दो न्यूक्लियर मुल्क हैं, कभी भी ये एडवांस स्टेज ऑफ वॉर पे नहीं जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव ही ये था, लास्ट टाइम भी हमने देखा था दोनों ने रिस्ट्रेंट के थ्रू वॉर को अवॉइड किया। इस दफ़ा अगेन वही चीज़ देखी गई। और ये जो प्रेसिडेंस लास्ट टाइम होना चाहिए था कि हमें थोड़ा एक्सटेंडेड और थोड़ा हार्श उनको रिप्लाई करना चाहिए था, वो नहीं दिया, लेकिन इस दफ़ा दिया। और इसका इम्पैक्ट फ्यूचर के लिए क्या है कि अब अगली दफ़ा कोई ऐसी हरकत दुश्मन नहीं करेगा। और ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है जो कि हमने इस दफ़ा अचीव किया है। अब मैं बिफोर के मैं फराज और अमार के पास आऊँ, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ जिसमें फराज ने कुछ कॉल्स आपको दी थी और फिर मैं आपको बताता हूँ कि उसका इम्पैक्ट क्या था। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने हमें क्रिटिसाइज किया कि यार ये तो पेनी स्टॉक्स हैं, ये क्यों आप बताते हैं। लेकिन बताने का मकसद क्या था कि आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है और हमारी कोशिश ये होती है कि आपको किस तरह हम बताएं कि आपको उसमें बेनिफिट कैसे मिलेगा। फराज ने अगर आपको याद हो पेनी स्टॉक्स के बारे में बताया था, जिसमें बीओपी, बीएमएल, जीजीएल, ट्रिपल जीएल, बीजीएल, सिनर्जी, पेस, टेली, एएनएल, कोएसएम, बिल्कुल उन्होंने क्लियर अल्फाज में बताया था कि ये कंपनीज वो हैं जो प्रॉफिटेबल हैं। लेकिन इनमें क्योंकि पेनीज के ऊपर आते हैं तो लोग इतना ज़्यादा देखते नहीं है। लेकिन अगर आप उसकी मंडे फ्राइडे क्लोजिंग देखें और अगेन जिस वक्त लाइव सेशन हो रहा था तब वो इतने ज़्यादा आगे ऊपर नहीं गए थे। जब हम कॉल दे रहे थे तब हमने देखा था इन सब स्टॉक्स में चेंजेस आई थी, लेकिन फिर भी हमने फ्राइडे क्लोजिंग की वैल्यू ली और मंडे क्लोजिंग पे हमने बताया को एस एम 25%, टेली 16%, पेस 21%, सिनर्जी 15%, बी एम एल 14%। और अगर आप इसकी वीकली परफॉर्मेंस देखें, टेली 33%, पेस 20%। ये बाय द वे मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको सालाना 20% का एवरेज रिटर्न को देखना चाहिए। यहाँ वो एक दिन के अंदर या 20-25% और एक हफ्ते में ही 30-30% बना रहे थे। सिर्फ ये नहीं था, और भी कंपनीज फराज ने हाईलाइट की थी जिसमें बैंक अल अबीब, एनसीएल, जेएससीएल, सीसैप का तो बताया था कि इनका डायरेक्टर 114 पे ले रहा है तो आपको तो 12-14% सस्ता मिल रहा था। पैकेजेस, आईजीआईएल, अगर आप इसका वीकली रिटर्न देखें 24% नेट सोल,
16%, इमेज ट्रिपल जीएल 14.4%, जेएससीएल 16%। तो मेरे ख्याल में अब इस तरह की कॉल्स के बावजूद आप लोग अगर पैसे नहीं बना रहे हैं, तो इसके दो ही रीजन है कि आप लोग अभी भी घबराए हुए थे, आप लोगों के पास एजुकेशन नहीं थी जिसकी वजह से आप ये बोल्ड स्टेप ले सकते। इसको कवर करने का क्या तरीका है? आपने ना सिर्फ अपने पैसे का ज़ाया किया, बल्कि अपने अपना टाइम भी वेस्ट किया। सो कोशिश करें कि फाइनेंशियली इनेबल हो। ये जो चीज़ें हम बताते हैं, अगर आपके पास थोड़ी सी भी फाइनेंशियल एजुकेशन हो, प्लस जिस तरह अमार बताते हैं और जिस तरह फराज बताते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है, डेडली है। आप लोग बहुत पैसे बना सकते हैं। सिर्फ पैसे को रखना और फिर डर और खौफ में रखना कि पता नहीं क्या हो जाएगा और फिर उसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो दैट इज समथिंग विच यू आर ऑलरेडी लूजिंग। तो ना सिर्फ आपने अपना टाइम वेस्ट किया, बल्कि आपने अपने पैसे भी लूज किए एक लिहाज से, जो अपॉर्चुनिटी को नहीं किया। अब मैं जाता हूँ फराज की तरफ और अमार की तरफ। पहले फराज, आपका क्या हाल है? फिर जो लास्ट वीक की कॉल्स थी उसके बाद मंडे कैसा गुजरा? पूरी मार्केट में तो कुछ मिल ही नहीं रहा था। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ज़बरदस्त रहा पूरा हफ़्ता। और सबसे अच्छी बात ये थी, लास्ट वीक जब हम लाइव बैठे हुए थे तो मैं कह रहा था आपसे कि यार ये हम हिस्ट्री बना रहे हैं यहाँ पे, इस तरह से लाइव सेशन में आके लाइव ट्रेडिंग, लाइव कॉल्स कोई नहीं देगा, वो भी ऐसे सिचुएशन में जब आपको पता ही नहीं कि वॉर कब ख़त्म होगी और कितनी चलेगी, और उस जगह पर आके एक कॉल देना विद लॉजिक्स, ठीक है, जिसमें मैंने सिर्फ ये नहीं कहा था कि मैं ही ख़रीद रहा हूँ, मैंने इनसाइड इन्फॉर्मेशन, जितनी भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई हुई थी वो भी शेयर की कि यार ये लोग भी ख़रीद रहे हैं और उनका काफ़ी नाम है मार्केट में। तो इसका ये मतलब था कि मार्केट को परफॉर्म करना था और उसने किया। एंड देन जो टेक्निकल्स के ऊपर वाइकॉफ की रीएक्यूमुलेटिंग स्कीमेटिक मैंने दिखाया था, उससे एक हफ्ता पहले ही जब स्ट्राइक नहीं हुई थी, यानी जंग शुरू होने से पहले बता दिया कि मार्केट नीचे आएगी, और जंग ख़त्म होने के बाद उस जंग ख़त्म होने से पहले बता दिया कि अब यहाँ से मार्केट बढ़ जाएगी। सो टेक्निकल्स हमेशा आपके एक स्टेप अहेड रहते हैं, और उससे आपको आइडिया हो जाता है कि चार्ट्स पे क्या हो रहा है। एंड देन अमार का हमारे साथ मौजूद होना बहुत ज़बरदस्त रहा, और वो हमें फंडामेंटली पूरे तरीके से बैक करते रहे कि यार कोई मसले मसाइल नहीं है, कुछ नहीं है। सो जो जिस तरीके से आपने कहा, बड़ा डेडली कॉम्बो है, एग्जैक्टली बड़ा लीथल कॉम्बो है। और टेक टेक के ऊपर तो परफॉर्म किया ही किया, जो अमार की फंडामेंटल्स कंपनीज थी जो सेकंड कर रहे थे वो भी बहुत अच्छी परफॉर्म करती हुई गई इस हफ्ते। पूरा ज़बरदस्त रहा। एंड देन गोल्ड का भी कल एक मैंने पब्लिकली कॉल दी थी और वो भी बड़ी अच्छी परफॉर्म की। सो ओवरऑल मेरा हफ्ता तो बहुत अच्छा गुजरा, और कल मैंने अपनी ज़बरदस्ती डाइट भी कंटिन्यू की है गुलाब जामुन खा के। अच्छा, मैं यहाँ पे ये भी कहता हूँ, फराज का अपना फेसबुक का पेज है, मैंने खुद $400 बनाए हैं चलते हुए। सो मेरे ख्याल में अगर आप लोग सैयद फराज को देखेंगे, एक ब्लू टिक वाले को करना है, बगैर टिक वाले को नहीं करना, कोई फेक भी हो सकता है। हम कोशिश करेंगे इसकी डिस्क्रिप्शन में भी दे दें, ताकि आप उनको फॉलो करके भी बेनिफिट उठा सकते हैं। अमार, आप बताएं, जो चीज़ फंडामेंटली हम देख रहे थे, माशाल्लाह पाकिस्तान के हालात वाकई ठीक थे, कोई ऐसा मसला नहीं था। लेकिन कैसा लग रहा है कि इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग आउट एज वेल? मेरे ख्याल में हमने पहले भी देखा, लास्ट टाइम जो अटैक हुआ था, पाकिस्तान कंपैरेटिवली थोड़ा फंडामेंटली वीक था। इस दफा हम कंपैरेटिवली बेहतर पोजीशन के ऊपर हैं। तो आप आगे फंडामेंटली और अभी के टाइम पे कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऐसे जैसे लास्ट वीक हमने इधर ही बुल्स एंड बियर्स लाइव आके बता दिया था कि ये मार्केट का बिल्कुल बॉटम लग रहा है हमें, और यहाँ से अब मार्केट जो है रिवर्स करनी चाहिए। और उस टाइम पे मैंने भी बताया था, फराज ने भी बताया था कि हम इस टाइम पे बाइंग कर रहे हैं, और इस टाइम मार्केट खुली हुई थी। सो जिन लोगों ने उस टाइम पे हमें फॉलो भी किया थोड़ा बहुत, उस टाइम पे अगर बाइंग किया तो उनको काफी फायदा हुआ है। और मंडे वाले दिन ज्यादातर कुछ हमारे स्टूडेंट्स भी ऐसे घबराए हुए थे, लेकिन ज्यादातर मेजोरिटी जिनको पता था कि यार ओवरऑल जो टेक्निकली भी देखा जाए, फंडामेंटली भी देखा जाए, चीजें बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ओवरऑल बड़े जबरदस्त आपने देखा, बाउंस भी आया मार्केट के अंदर। और मैं ऑलरेडी बताता रहा था कि हमारे इस टाइम पे जो हालात है एज कम्पेयर टू 2019 के अंदर, जो हमारा ये जो इंडिया ने एडवेंचर करने की कोशिश की थी, जिसको हमने बड़े बुरी तरीके से गिराया था, तो उस टाइम पे फंडामेंटल्स हमारे थोड़े से वीक थे और उसकी बेस पे मार्केट थोड़ी सी नीचे गई थी। लेकिन इस दफा हमारे फंडामेंटल्स काफी जबरदस्त थे, काफी स्ट्रांग थे, और आपने देखा कि मार्केट ने भी बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज तो बड़ी क्लियर नजर आ गई कि तीन डिफरेंट एसेट्स हैं जिनको मैं अभी से कहूंगा कि लॉन्ग टर्म के लिए इट्स हाईली बुलिश। नंबर वन, पाकिस्तान एज अ कंट्री, पाकिस्तान एयरफोर्स एंड पाकिस्तान आर्मी। सो मुझे लगता है कि ये तीन जो हैं, दिस इज हाईली बुलिश एट दिस मोमेंट एज वेल, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेहतरीन है।
अच्छा, दूसरी चीज जैसे फराज ने बताई लास्ट वीक के अंदर, जैसे ये पेनी स्टॉक्स का थोड़ा सा जिक्र किया, मैं फंडामेंटली थोड़ा सा एक रीजन बताता हूँ। फंडामेंटली अगर ओवरऑल मार्केट्स में देखा जाए ना, तो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है वो दो किस्म की इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है। आइदर वो फंडामेंटल की बेस पे कर रहा होता है, और आइदर वो सेंटिमेंटल बेस पे कर रहा होता है। अच्छा, सेंटिमेंटल बेस कभी कभार ऐसी सिचुएशन में बन जाती है जब वॉलेटिलिटी बड़ी शूट कर जाए, यानी कि एकदम से बहुत शार्पली हो जाए। और फॉरेक्स में मैंने मेरे जो फॉरेक्स फंडामेंटल्स के स्टूडेंट उनको मैं इस तरह से गाइड करता हूं कि आप वॉलेटिलिटी इंडेक्स, एक यूएसए का वैसे होता है, पाकिस्तान के अंदर तो नहीं बना हुआ, लेकिन इंडेक्स अगर वो आपका 20 से ऊपर चला जाए, विक्स, यानी कि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आ रही है, तो क्या होगा कि जितना भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होगा वो फंडामेंटल्स को थोड़ी देर साइड पर रख के वो अपॉर्चुनिटी को पकड़ने आएगा, और उसकी बेस के ऊपर हमेशा रिटर्न एकदम से वापस आती है, मार्केट शूट करके वापस आती है, तो वहां पे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। यही अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के अंदर भी थी, और ज्यादातर कहां पे बनी, आपके जो पेनी स्टॉक्स हैं, क्योंकि वो एकदम से काफी नीचे आए हुए थे, उसकी बेस के ऊपर जिस तरह से फराज ने बताया, तो उन्होंने शार्पली रिवर्स भी किया और काफी इसमें पैसे बने लोगों के। बिल्कुल सही है। फराज, पीटीआई कोई बुलिश डाइवर्जेंस बता रही है? पीटीआई का फ्यूचर कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? यार लाइक भाई, लोग नाराज हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि मेरे ख्याल में इस टॉपिक को रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। चले। अच्छा, आगे जाके आई थिंक हम अपने फॉर्मेट को ही कंटिन्यू करते जी। हैं। हमारा अगर करंट वीक के ऊपर फंडामेंटली कोई चीज आपको ऐसी नजर आई हो, जो अनाउंसमेंट हो कि कोई चीज पॉजिटिव में या नेगेटिव में, फंडामेंटली फ्रॉम द मैक्रो पर्सपेक्टिव मुल्क के लिहाज से कोई चीज आप अगर शेयर करना चाहें। जी बिल्कुल, मैं जरा एक मिनट अपनी स्क्रीन को मैं शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी न्यूज जो है, पाकिस्तान विंस बैटल इन वॉर एंड इकोनॉमिक फ्रंट एज वेल। तो यहाँ पे डिप्लोमेटिक फ्रंट भी लिखना चाहिए था मुझे। एक बहुत बड़ी आप लोगों ने देखा है कि पाकिस्तान को फतह भी हुई है, और सिर्फ जंग की सूरत में नहीं हुई है। आप देखेंगे कि पाकिस्तान को ड्यूरिंग दिस टाइम आईएमएफ से पैसे भी मिले, और बाकी जो मेजर हमारे कंट्रीज भी हैं, चाइना ने हमें सपोर्ट किया, हमें टर्की ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हमें मिडल ईस्ट से काफ़ी हमें सपोर्ट मिली थी। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं कि इस पूरी जंग के अंदर इंडिया जो है वो अपने आप को अकेला उसने पाया, और हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व थे, बिकॉज एवरीवन न्यू कि इंडिया जो है वो गलत सिचुएशन में था। अच्छा, रिसेंटली कल के दिन में टी बिल्स जो है उसमें गवर्नमेंट ने पैसे रेज किए हैं, और जो उसकी यील्ड्स हैं अगेन 50 to 100 बेस पॉइंट जो है वो गिरी हैं। इसका मतलब क्या है कि आगे जाके जो है थोड़ा सा प्रेशर आपके इंटरेस्ट रेट पे मजीद आएगा कि उनको भी डिक्लाइन किया जाए। जैसे इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन होंगे तो आप लोगों को पता है कि दिस इज मैक्रो इकोनॉमिकली इट्स गुड फॉर द कंट्री। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि मंडे वाले दिन एक ही दिन में हाईएस्ट पॉइंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट उसने राइज किया 10% ऑलमोस्ट जो है। अपर कैप होता है, अगर अपर कैप ना होता तो शायद ये 20% ही चली जाती उसी दिन। सो इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी, इतना जबरदस्त रिटर्न हुआ। सो दिस वाज इन द हिस्ट्री, इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, ये आप लोगों को पता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स होता है, जिसमें आपको ये पता लग रहा होता है कि मैन्युफैक्चरर्स पाकिस्तान के वहां पे इंडेक्स ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ज्यादा बढ़ रही है या कम हो रही है। ठीक है, तो अगर पिछले साल की निस्बत देखा जाए तो इसमें 1.8% का इजाफा नजर आया, और मेजोरिटी जो इसमें कंट्रीब्यूट जिन सेक्टर्स ने किया, टेक्सटाइल नंबर 1 जिसने 5% कंट्रीब्यूट किया है, ऑटो ने तकरीबन 18.8% कंट्रीब्यूट किया है, फूड ने तकरीबन 20% कंट्रीब्यूट किया, जिसमें तकरीबन आप बीट की समझेंगे थोड़ी सी प्राइसेस वहां पे ज्यादा बढ़ी हैं। सीमेंट्स ने तकरीबन -6.8% कंट्रीब्यूट किया है। तो यहाँ पे एक चीज को ध्यान में रखें, सीमेंट्स आप देख रहे हो कि थोड़ी सी प्रोडक्शन यहाँ पे कम हुई है। रिसेंटली मैंने फौजी सीमेंट की कल के दिन में एक वीडियो भी रिलीज किया, जिसमें मैंने डिटेल में एक कंपनी एनालिसिस भी किया था। साथ में एक चीज मैंने बताई थी कि इंडस्ट्री वाइज आप लोग ये देखो कि पहले 3 जो महीने होते हैं ऑफ द ईयर, वो उसमें सेल्स जो सीमेंट्स की होती है वो कम होती है। सो द नेक्स्ट होती है, यानी कि अप्रैल मई जून के अंदर वो आपकी सेल्स दोबारा से रिवाइव होना शुरू हो जाती है, थोड़ी सी बेहतर होती है। तो आप लोग वहां पे जाके वीडियो में वो स्पेसिफिक पार्ट देख लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये हिस्ट्री में 10 ईयर्स का मैंने डाटा इकट्ठा किया था, तो उसकी बेस के अंदर आगे सीमेंट्स की सेल इंशाल्लाह ज्यादा बेहतर थोड़ी सी आपको नजर भी आएंगी। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। स्टेट बैंक ऑफ रिजर्व जो है उनके तकरीबन $71 मिलियन मजीद राइज होके अब जो है रिजर्व हमारे $10.4 बिलियन पे आ चुके हैं। ऑलरेडी हम काफी डिस्कस कर चुके हैं रिजर्व पाकिस्तान के आर ऑलमोस्ट एट अ वेरी गुड लेवल, और इंशाल्लाह और भी जिस तरह से रेमिटेंसेज हमें आ रही हैं, और कॉन्फिडेंस है जो आउटसाइड पाकिस्तान रहते हैं, पाकिस्तान ओवरसीज जो है वो हमारी यहाँ पे जो रेमिटेंसेज भेजते हैं उसकी बेस के ऊपर रिजर्व्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो मच लार्जर देन
प्रीवियस जो ईयर्स में हमारे सिचुएशन रही थी। जुलाई टू अप्रैल का अगर फिजिकल ईयर का रेमिटेंसेस इस टाइम पे देखें तकरीबन 31%, अगेन जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ 31% हमारे पिछले साल की निस्बत अगर देखा जाए तो दिस इज अ ह्यूज इंक्रीज। और इंशाल्लाह इसी तरीके से अगर मेंटेन रहा तो शायद हमारे अपने ही पैसे हमारे पाकिस्तान को तरक्की देते रहें और हमें आईएमएफ की शायद जरूरत ना ही पड़े। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सपोर्ट्स टू यूरोप जो है हमारी तकरीबन 6.8 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई है। अगेन दिस अ वेरी गुड साइन। अभी आपने देखा है कि यूएस के साथ हमारे को टैरिफ्स के मामला मुश्किल चल रही है, लेकिन ओवरऑल एज अ कंट्री अगर नेबरिंग कंट्रीज में देखा जाए चाइना से बेहतर ही है अभी सिचुएशन। अभी के लिए 90 डेज का पॉज दिया हुआ है ट्रंप ने जो चाइना के साथ मिलकर। तो चाइना ने थोड़े से टैरिफ लगाए जरूर हैं, लेकिन अभी भी यूएसए के टैरिफ 30% जो है वो उन्होंने लगाए हुए 90 डेज के लिए। उसके बाद जो है अभी क्या डिसीजन होगा वो फाइनली देखा जाएगा, लेकिन यूएस मार्केट अभी तक जो है वो तकरीबन ऊपर जाती जा रही है, ऑल टाइम हाई पे भी आई थिंक पहुंच जाएगी बड़े इजीली। सो हालात अभी वहां पे भी बेहतर है, कुछ बुरे नहीं है, लेकिन फाइनली जो टैरिफ डिसाइड होगा उसके बाद पता लगेगा क्या सिचुएशन बनती है। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्टॉक्स वाइज भी मेरे पास कुछ न्यूज है। जैसे मारी एनर्जी ने कोई एक सोहो वन के अंदर जो है एक डिस्कवरी किया है, इसके जो अर्निंग्स इंपैक्ट होगी तकरीबन ₹5 पर शेयर जो है इसको वहां से बेहतरी मिलेगी, यानी कि उसकी कंट्रीब्यूशन होगी वहां से। नेक्स्ट जो है डीजी खान की जो है Hyundai जो है उसने अपना न्यू टक्सॉन हाइब्रिड लॉन्च किया गाड़ी। तो अगेन आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा कंपटीशन चल रहा है, हमारी जो ऑटो इंडस्ट्री है ग्रो भी कर रही है, बहुत जबरदस्त चल रही है, और सब जो है नई नई गाड़ियों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि किसी तरीके से सेल्स जो है मजीद बढ़ाई जाए। ठीक है, किया ने 4th जनरेशन सोनेंटो निकाली है। पाकिस्तान कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मोस्ट पावरफुल एसयूवी आ रही है, तो अभी देखते हैं कि उसका क्या सिनेरियो रहता है। इन्होंने कुछ प्राइसेस भी निस्बतन कम किए हैं एज कम्पेयर टू जो प्रीवियस ईयर के अंदर ज्यादा थी। तो उसकी वजह भी ये है कि ये थोड़ी सी सेल्स को ज्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं, मार्केट को कैप्चर करना चाह रहे हैं। फिर जब मार्केट कैप्चर होगी तो ध्यान क्या होगा कि एक साइड पर नई गाड़ी जो भी इंट्रोड्यूस होगी तो उसके अंदर दोबारा से सेल इनकी ज्यादा बढ़ सकती है। जेएसी स्लैशेस T9 हंटर पिकअप प्राइसेस ऑफर्स फास्ट प्राइसेस। तो अगेन गैल जो शेयर है हमारा उसमें जेएसी के जो ट्रक्स वगैरह आपके जो आ रहे हैं जो पिकअप्स है, अगेन उसके अंदर थोड़ी सी प्राइसेस कम किया गया है और फास्ट डिलीवरी का कहा गया कि हम जल्दी आपको डिलीवरी भी करेंगे। तो अगेन ऑटो के अंदर वन मोर न्यूज। इसके बाद सासगार की अगर देखा जाए प्रोडक्शन इन्होंने किया है 1742 इन्होंने 3 व्हीलर्स गाड़ियों के अंदर इजाफा हुआ है, और 693 4 व्हीलर्स इनके बिके अप्रैल के अंदर। ये बहुत कम है, ये जेन में रखिएगा। कुछ यहाँ पे मसले चल रहे थे विद थोड़े, मेरे ख्याल से थोड़े से क्या कहेंगे उसको, ओवरऑल थोड़ा सा मसले थे विद द कंपनी एज वेल, जिसकी वजह से कुछ सेल्स निस्बतन कम हुई है, लेकिन आगे जाके जो है इसकी सेल्स बढ़ जाएंगी। ये जो दुरानिया था, आई थिंक कि क्या कहेंगे आप उसको, खैर द पॉइंट इज कि वो उसकी सेल्स आगे जाके मजीद बढ़ जाएंगी। ये थोड़ा सा पीरियड इसका गुजरा है जिसकी वजह से इसकी सेल्स निस्बतन स्ट्राइक्स थी। तो 10 डेज की एक स्ट्राइक चल रही थी, सॉरी मुझे नाम एग्जैक्टली जेन में नहीं आ रहा था, 10 डेज की स्ट्राइक थी जिसकी वजह से इसकी सेल्स वगैरह ज्यादा नहीं आई, लेकिन अब आगे जाके इसकी सेल्स ज्यादा बेहतर हो जाएगी। ठीक है, एसएसजीसी की अगर देखा जाए तो तकरीबन 8.29 बिलियन का इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है, और ये पिछले साल की निस्बत देखा जाए 10 गुना इनका प्रॉफिट हो गया। ओवरऑल काफी बुरे हालात थे कई सालों से, लेकिन अगेन जैसे गैसेस की प्राइसेस बढ़ी हैं तो एसएसजीसी ने भी अपने प्रॉफिट्स को दिखाया। लकी कोर का जो है शेयर को स्प्लिट किया जा रहा है, और ये बाकी भी आप देखें बड़ी बड़ी कंपनीज यूबीएल हो गया, लकी सीमेंट हो गया, ऑलरेडी उन्होंने स्प्लिट कर दिए हैं। टाटा सीमेंट भी जा रहा है स्प्लिट की तरफ, काफी ज्यादा कंपनीज जा रही हैं, दे हैव डिसाइडेड कि हम स्प्लिट की तरफ जाएंगे। सो उससे क्या होगा कि इन्वेस्टर बेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और फिर कौन उसमें वॉल्यूम भी ज्यादा लगते हैं। तो लकी कोर्स क्या भी स्प्लिट का अनाउंसमेंट हो चुकी भी है, आगे जाके देखते हैं कब होती है। लकी सीमेंट्स जो है उसने तकरीबन अपनी क्लिंकर की जो प्रोडक्शन है वो इराक में स्टार्ट कर दी हुई है, तो ये भी एक न्यूज है। फिर उसके बाद ट्रैक्टर की जो आउटपुट है, ये एक बुरी खबर है, तकरीबन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए थे कि इस साल एग्रीकल्चर की आउटपुट निस्बतन कम रहेगी, तो ट्रैक्टर का आउटपुट तकरीबन 35% डिक्लाइन वाली साइड पे है। और लास्टली जो है पीआईए ने इस टाइम पे अपना प्रॉफिट दिखा दिया है। सो काफी अरसे से और ये ऑपरेशनल प्रॉफिट है, अभी नेट प्रॉफिट अभी भी शायद थोड़ा सा नीचे है, लेकिन ओवरऑल यही चीज हम देख रहे थे कि काफी हद तक इसमें मसले चल रहे थे, काफी ज्यादा फ्रॉड्स वगैरह भी थे। तो वो जैसे ही बेहतर हुई और उसके बाद मैनेजमेंट ने सही डिसीजन लिए, तो अब जो है पीआईए इज नाउ इन प्रॉफिट, और होपफुली आगे भी इस तरह से सिचुएशन रहेगी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। जी बैक टू यू लाइक भाई।
अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ ये भी ऐड करूँ कि इंटरनेशनल ऑयल की प्राइसेस नीचे गई हैं, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ एक 2 रुपए की पेट्रोल की कमी की है और बाकी जो लेवी था वो 78 से अब 90 रुपीज़ हो गया है। तो इसका मतलब है कि अब आप जब पेट्रोल ले रहे हैं उसमें 90 रुपए का आप टैक्स दे रहे हैं और रिमेनिंग जो प्राइस है वो एक्चुअल पेट्रोल की प्राइस है। ये हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है उस तरीके से, क्योंकि हमें चीज़ महंगी मिल रही है, लेकिन इसका मुल्क को फ़ायदा है कि एक तो वो टैक्स ज़्यादा लेंगे और दूसरा आपकी इम्पोर्ट्स कम होगी क्योंकि आपकी यूजेज कम हो जाएगी। तो मुल्क के पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव है, स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव है, लेकिन इंडिविजुअल एज ए कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से नेगेटिव है। अब फराज, आपकी कोई शॉर्टलिस्टेड कंपनीज वगैरह तो पहले 100 इंडेक्स पे बात कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को। अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की मगर आपको लॉसेज हो रहे हैं या फिर आप अभी भी सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना बट यू डोंट हैव डायरेक्शन, आई हैव गॉट ए गुड न्यूज फॉर यू। सरमाया इज ऑफरिंग फाइनेंशियल ट्रेनिंग जो कि आपको हेल्प करेगी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने में एंड ऑल्सो टू बिकम प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर। सो डू चेक आउट सरमाया ट्रेनिंग्स एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। अच्छा, ये इस टाइम सिंपली जो आपके बुल्स के वेट्स हैं वो स्टिल ज़्यादा हैं, स्टिल आपके जो 4 पॉइंट्स हैं वो फेवर में जा रहे हैं बुल्स के। बेयरिश सिर्फ एक इंडिकेशन है, वीकली बेयरिश डाइवर्जेंस है, वो आई थिंक आने वाले टाइम पे डाइल्यूट हो जाएगी। राइट नाउ मार्केट जो है वो स्ट्रगल कर रही है अपने ऑल टाइम हाई को प्रॉपर ब्रेक करके सस्टेन करने में। सो मेरे ख्याल में 1-2 दिन शायद प्रेशर आ जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। यहाँ से अगर मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे 1-2 दिन में कहीं बेरिश होती है मार्केट, वो अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग करने की। एंड देन दोबारा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आपके हाइज ब्रेक हो और फिर नए हाइज की तरफ जाएं। सो सिंपल स्टांस है, थोड़ा मार्केट को प्रेशर में आने का वेट करें। जब भी रेड हो अच्छी खासी वो अपॉर्चुनिटी हो सकती है आप लोगों के लिए बाइंग करने की। तो सिंपल रखते हैं इसको, बाय ऑन डिप, और जब भी प्रेशर आए अपॉर्चुनिटी समझ के उसको अवेल करें। ये था 100 इंडेक्स का ओवरव्यू। उसके बाद इस टाइम जो स्टॉक्स हैं, अभी 5 मिनट रह गए हैं। आई थिंक चिराग सीमेंट, किसी को अगर बाय करना है इस जगह पे तो कर सकते हैं। ये गैप फिल करने थोड़ा सा नीचे आ सकता है 260s के करीब, 262। ये बेसिकली बहुत अच्छी एक्यूमुलेशन के बाद एक ट्रेंड में गया एंड देन दोबारा ये कंटिन्यूशन फेज की एक्यूमुलेशन है। मोस्ट लाइकली आने वाले टाइम पे जल्दी ही ये अपनी इस बॉक्स को, ये जो डिसेंडिंग पैरेलल चैनल है, इसको ब्रेक करके ये नए हाइस की तरफ जाएगा। सो यहाँ पे अगर अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं कर लें, फ़ौरन से रिटर्न नहीं एक्सपेक्ट कीजिएगा, थोड़ा सा ये साइडवेज होगा एंड देन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऊपर जाए। बाकी फंडामेंटल्स के ऊपर, इसके ऊपर अमार आप गाइड कर दें। अच्छा, सबसे पहले अगर सेल्स वाइज देखा जाए तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि सेल्स कंपनी जो सीमेंट्स की कंपनीज है, एक दो को छोड़ के सबकी तकरीबन फ्लैट सेल्स रही है पिछले साल की निस्बत। तो इसकी भी तकरीबन ऑलमोस्ट फ्लैट सेल्स थी, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ है जो 62% इसका इजाफा हुआ है इन अर्निंग्स पर शेयर। दिस इज ह्यूज। और इसके पीछे हम ये देख रहे हैं कि जितनी भी सीमेंट्स की आपकी कंपनीज हैं, सब जो है रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही हैं और ये भी गए हैं ऑब्वियसली, और इनका ओवरऑल जो है ग्रॉस मार्जिन उसकी वजह से बहुत जबरदस्त हुआ है। तो 62% इंक्रीज आया इनकी अर्निंग्स पर शेयर के ऊपर। 10% अगर डिक्लाइन देखा जाए, डिक्लाइन है इनकी सेल्स अगर पिछले साल के क्वार्टर के हिसाब से देखा जाए। सो वो अगेन थोड़ा सा डिक्लाइन है, लेकिन मार्जिन अगेन 40% विच इज ह्यूज। और इस टाइम पे मेरे ख्याल से जितनी भी सीमेंट्स में कंपनी जा रही है इनका सबसे ज्यादा है। अदर इनकम तकरीबन इनका 3.5x हुआ है। तो ये चीज़ एक जेब में रखनी पड़ेगी कि ओवरऑल ये चिराग सीमेंट, कोहाट सीमेंट, आज से 1-1.5 साल पहले हमने बहुत ज़्यादा, मैं इसको सजेस्ट किया करता था। तो ये इन कंपनीज ने जितना प्रॉफिट बनाया है उतना कैश इन्होंने जमा किया, कैश जमा करके बैंक्स में रखा, वहां से इनको अदर इनकम अच्छी खासी आ रही है। फिर उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट इनकी 50% डाउन हुई है। ओवरऑल ये क्लेम करते हैं, चिराग सीमेंट की बात करूं, ये क्लेम करते हैं कि हम पूरी इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा लोएस्ट कॉस्ट पर टन है हमारी, तकरीबन 7,300 समथिंग इनकी ओवरऑल कहते हैं कि हमारी कॉस्ट इतनी पड़ती है। और ये जून 2024 के अंदर जो इनके कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन हुआ था उसमें उन्होंने बताया था। इसके अलावा 6 मेगावाट का इनका पावर प्लांट इन्होंने इंस्टॉल कर दिया हुआ है। 2.9 मेगावाट जो है ऑलमोस्ट इन्होंने आगे बताया कि हम इंस्टॉल करने वाले हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी जो टोटल इनकी अब हो जाएगी दैट वुड बी अराउंड 45 मेगावाट्स। इट्स ह्यूज, एक बहुत बड़ी चीज है कि आप सारा जो है अपनी कॉस्ट इस रिन्यूएबल एनर्जी पे जा रहे हैं। एक और न्यूज रिसेंटली आई है विच इज वेरी बिग फॉर चिराग सीमेंट एज वेल। ये तकरीबन इन्होंने इंटेंशन शो किया है कि हम 75.69% अपने जो रफान मेज के शेयर्स हैं उनको हम बाय करना चाहते हैं। सो कुछ कंपनीज आ रही हैं, रफान मेज भी है, आई थिंक मिचल भी है उसमें, जो कि कहा जा रहा है कि आगे जाके सेल दीज विल बी सोल्ड या आगे जाके कोई ना कोई इनको एक्वायर कर लेगा। चलें,
अच्छा, इसके बाद जो अगली पिक है वो लिविन के नाम से जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो है। आज सुबह ही इसके ऊपर सैयद फराज इक्विटीज़ में कॉल दे दी थी और उस टाइम करंट प्राइस 63 थी और इस वक्त ये कैप हुआ है। इसमें काफ़ी पोटेंशियल है इस टाइम। यहाँ पे देखें ये 250s 240s का हाई लगाने के बाद बहुत बुरे तरीके से ये नीचे आया है और फिर अब जो है वो अपनी डिसेंडिंग पैरेलल चैनल को ब्रेक करके ऊपर आ रहा है और विद वॉल्यूम्स तो अच्छे साइन है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम पे इतना बाउंस ज़रूर ले कि लोअर हाई बना सके 85 या 100 के करीब जाके। पोटेंशियल इसमें भी अच्छा नज़र आ रहा है। अमार, क्या ऐसा हुआ इस कंपनी के साथ जो इतनी बड़ी ड्रॉप हो गई इसमें? अच्छा, इसको मैंने फराज भाई अपने एंड पे कवर नहीं किया था बिकॉज इसका डाटा ऑलरेडी अवेलेबल नहीं था। फंडामेंटल्स जो हैं इसके नई कंपनी है, तो इसका पिछले 2 क्वार्टर से पहले इसका रिजल्ट मेरे पास अवेलेबल नहीं था। सो इसको हम स्किप कर देते हैं, बट यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंपनी। तीसरी पिक जो है वो पाकिस्तान पेट्रोलियम पीपीएल की है। इसको करंट प्राइस पे नहीं बाय करना। ये जब नीचे आए 162 और फिर उसके बाद 150 के करीब वहाँ पे एक्यूमुलेट करें, फिर ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऊपर की तरफ जाए। या फिर दूसरी सजेशन ये कि जब ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, वो 185 की बनती है, वो खासी दूर है अभी यहाँ से। सो करंट प्राइस पे इसको बाय नहीं करना। जब भी ये नीचे आए इसको एक्यूमुलेट करें और इसमें भी जो इसकी सेकंड लेग बाकी है जो काफ़ी अच्छी बन सकती है 105 से 213, तो आप एक्सपेक्ट करें कि 127 से 100 रुपये डालें इसमें तो ये तकरीबन आपके 225-226 के टारगेट्स आते हैं। अगर कोई बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी पे करना चाहता है, जैसे फ़र्ज़ करें किसी के पास 3.5 लाख रुपए हैं, यहाँ पे 50,000 की शॉपिंग कर लें, फिर नीचे आए फिर 50,000 की कर लें, हर 5 रुपए के डिफरेंस से जमा करते चले जाएं इसको एंड होल्ड करें, फिर ये 225 तक जा सकता है। राइट नाउ करंट प्राइस पे मुश्किल है एकदम से ऊपर जाए, बस थोड़ी सी करेक्शंस इसमें आ जाएं, फिर इसके बाद इसकी शक्ल अच्छी बन जाएगी, पैटर्न अच्छा हो जाएगा और फिर ये बढ़ सकता है। जी अमार, फंडामेंटल्स के इसके क्या क्या आउटलुक है? अच्छा, 1 साल की निस्बत इसकी सेल्स वाइज देखा जाए तकरीबन 14% का इसमें डिक्लाइन है। ईपीएस इसकी तकरीबन 21% डिक्लाइन हुई है। वो ऑलरेडी हमने काफ़ी ज़्यादा इसको डिस्कस भी किया हुआ है कि ऑयल के रेट्स के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी होती है। इंटरनेशनली ऑयल के रेट्स नीचे आ रहे हैं, तो इनकी जो प्राइसिंग होती है वो भी अगेन डॉलर के अंदर की जाती है और ऑयल के रेट्स को देख के की जाती है। तो दोनों ही हमारे हक में थे, पाकिस्तानी रुपये के हक में थे, लेकिन इस कंपनी के लिए दैट वाज अ लिटिल बिट बैड फॉर दिस कंपनी। तो उसकी बेस के ऊपर सेल नीचे है, अर्निंग्स नीचे है। दूसरी जो इसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है वो ये है कि सर्कुलर डेट हमने ऑलरेडी काफी डिस्कस किया कि गवर्नमेंट ने बैंक्स के साथ मुआहदा कर लिया है कि ओवरऑल हम सर्कुलर डेट को कम करेंगे, उनसे लोन लेके इन कंपनीज को जो पावर की कंपनीज है उनको सर्कुलर डेट से उनको पेमेंट होगी और उनको जो आगे फर्दर पेमेंट्स हैं वो इनको पीपीएल को, ओजीडीसी को, पीएसओ को, सबको जाएगी। तो ओवरऑल इस टाइम पे जो इनको कैश रिकवरी हो रही है, जितना ये सेल कर रहे हैं 100% इनको कैश वापस मिल रहा है। तो ओवरऑल ये एक बहुत अच्छी चीज है। जितना कैश इनको मिलेगा, ये जाहिर सी बात है ज्यादा एक्सप्लोरेशन भी करेंगे। और ये काफी ज्यादा न्यूज ऑलरेडी हैं जो हमने एक दफा लास्ट टाइम इन्होंने डिस्कस किया था। पीपीएल काफी सारी डिस्कवरी कर रहा है। रिसेंटली इसका एक जॉइंट वेंचर हुआ है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के साथ फॉर लेड एंड जिंक लीज इन खुजदार के अंदर, और ओवरऑल ये एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि आगे तकरीबन ये $144 मिलियन इन एनुअल रेवेन्यू इसका जनरेट होगा इस प्रोजेक्ट से। ठीक है, स्ट्रक्चरल गैस प्राइसेस चेंजेस आप लोग ऑलरेडी हमने काफी डिस्कस किया कि आईएमएफ ये कह रहा है कि आप हर 6 महीने के बाद गैस की प्राइसेस बढ़ाएंगे। तो ये गैस पीपीएल के अंदर भी गैस का कंपोनेंट काफी है, तो इसका भी फायदा इसको नंबर 1 होगा। दूसरी चीज सर्कुलर डेट पे हमने बात की। तीसरी, इसका स्टेक अबू धाबी का जो ब्लॉक 5 ऑफशोर ब्लॉक है वहां से भी इसको थोड़ा सा सेल्स वगैरह आएंगी, तो वो भी एक अच्छा इंपैक्ट इनका आएगा। फिर चौथी चीज, रेकोडिक का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर तकरीबन 8 पॉइंट समथिंग इनका ओवरऑल वहां पे भी पार्टनरशिप है। तो अगेन वहां से भी जो रेवेन्यूज वगैरह जनरेट होंगे, जो भी प्लानिंग्स आगे होंगी, वो भी एक बहुत मेजर आपको बेनिफिट मिलेगा। कहा यह जा रहा है कि नेक्स्ट कुछ सालों के अंदर हमें पाकिस्तान को आगे, मतलब फ्यूचर टोटल की बात करें, तकरीबन $75 बिलियन का इससे फायदा हो सकता है। दैट इज ह्यूज। तो इसका फायदा इस कंपनी को भी डाउन द लाइन काफी होगा। रिसेंटली इनको लाइसेंस मिल गया है चगाई के अंदर भी, वहां पे भी एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। तो अगेन कुछ पॉजिटिव्स काफी ज्यादा हैं, पीपीएल के भी लिए भी हैं, ओजीडीसी के लिए भी हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली मैंने आपको कुछ पीपीएल के बता दिए। चलें, ज़बरदस्त अमार। अच्छा, फिर इसके बाद पीएसओ। अब पीएसओ में भी सेम पैटर्न बना हुआ है और ये भी करंट लेवल पे नहीं, थोड़ा नीचे आ जाए, एक्यूमुलेट करें इसको
इसकी भी सेकंड लेग ड्यू है, जो मोस्ट लाइकली तकरीबन आपकी, अगर यहाँ से शुरू करते हैं, क्लोन बना लेते हैं इसका, तो ये आपके तकरीबन PSO बहुत ऊपर के रेट्स दिखा रहा है, 600 प्लस के। राइट नाउ इसको उसी स्ट्रैटेजी से, बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी से जमा करें, जब भी नीचे आता है थोड़े थोड़े पैसे इस पर इन्वेस्ट करते जाएं, और फिर ये एक्सपेक्ट यही करें कि जो आसान से टारगेट्स हैं, जिसको शॉर्ट टर्म ट्रेड करनी है, वो 430 और फिर 464 के टारगेट्स रख सकता है। जो लंबे अरसे के लिए रखना चाह रहा है, इसमें काफ़ी पोटेंशियल है, इसको एक्यूमुलेट करें, आहिस्ता आहिस्ता जमा करते जाएं, जब भी आपकी सेविंग्स के पैसे आ रहे हैं इसको लेते जाएं, और यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 600 प्लस के टारगेट्स दिखाए। ये थोड़ी लंबी ट्रेड है, लेकिन रिजल्ट्स इसके ऊपर आप लोगों को इंशाल्लाह मिल जाएंगे। जी अमार। अच्छा, पीएसओ में सेल्स वाइज अगेन इसके भी डाउन है, जाहिर सी बात है, ऑयल के रेट्स थोड़े से नीचे आ रहे हैं, तो इनके तो खैर मार्जिन होते हैं, लेकिन ओवरऑल 9% इनकी सेल्स में डिक्लाइन नजर आया। हमने देखा कि पिछले एक साल की निस्बत थोड़ी थोड़ी सी हमारी जो ऑयल की प्राइसेस हैं गवर्नमेंट नीचे करती रही थी, जिसकी वजह से इनकी भी थोड़ी सी सेल मुतासिर हुई। दूसरी चीज अगर यहाँ पे देखा जाए तो इन्वेंट्री लॉसेस भी उसी की वजह से ही आते हैं कि अगर आपके रेट कम हो जाए और आपके इन्वेंट्री पड़ी भी है महंगे रेटों के अंदर, तो फिर आपको ये कंपनी पीएसओ हो गई या अटक पेट्रोलियम होगा, तो इन्वेंट्री लॉसेस भी आपके नजर आते हैं। दूसरी चीज, अदर इनकम जो है इनकी डबल हुई है पिछले साल की निस्बत। उसकी वजह यह है कि जो पिछले साल से थोड़ा सा इनको पैसा ज्यादा आया था, सर्कुलर डेब्ट का आया था, तो इन्होंने बैंक्स के अंदर रख के वहां से भी इनको इंटरेस्ट इनकम के तौर पे वहां से भी आई। दूसरी एक बहुत बड़ी चीज हुई है कि लेट भी पेमेंट सर चार्जेस जो हैं उसकी मद में भी इनको अदर इनकम में पैसे आए हैं, तो डबल अदर इनकम हो गई। फिर फाइनेंस कॉस्ट, ये काफी ज्यादा फाइनेंसिंग करते रहते हैं, तो ओवरऑल वो भी डिक्लाइन हुई है 55%। तो क्वार्टर ये चीज को अगर देखा जाए तो ओवरऑल कुछ पॉजिटिव पीएसओ के हैं, जिसकी वजह से अगर इसकी अर्निंग्स देखी जाए पिछले साल की निस्बत तो ईयर ऑन ईयर 9% डिक्लाइन नजर आ रहा है, लेकिन इस क्वार्टर की अगर देखा जाए पिछले साल की क्वार्टर की निस्बत तो 9% का इजाफा है। ठीक है, इसके अलावा जो है इन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया है विद स्टेट ऑयल कंपनी ऑफ अजरबैजान रिपब्लिक, बाकू में जाकर उन्होंने ये काम किया है, और सोकार के नाम से जो एक कंपनी है, और वो क्या करेगी बेसिकली इनकी जो सप्लाई चेन के जो मसले हैं वो इसको सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा जो है वो एक पाइपलाइन ये डालना चाह रहे हैं ऑन इन द नॉर्थ वाली साइड, तो अगेन सेम कंपनी विल बी वर्किंग विद देम ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो ये इसमें कुछ पॉजिटिव्स थे। जी लेक भाई, अब वो आगे ग्लोबल मार्केट्स को डिस्कस करें। नहीं, उससे पहले आई थिंक वो हम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट वीक भी माशाल्लाह आपने कॉल दिए, कोई 25% लोगों का प्रॉफिट हुआ है। अब सर्दियों में तो हम पिस्ते मंगवा रहे थे, आज चलगोजे, तो आज के गर्मियों में वैसे क्या उसके मुतरातिफ होता है जो लोगों को भेजने चाहिए जितना प्रॉफिट हो रहा है? देखिए अभी बस 2 हफ्ते के बाद, नहीं 2 हफ्ते के बाद आम का सीजन है। चलें ग्लोबल मार्केट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जो लोग माशाल्लाह प्रॉफिट कर रहे हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये भी बता दूं, अब इस वक्त पे 650 बंदा बैठा हुआ है। हमारा मुल्क 25 करोड़ का है, और माशाल्लाह ना करके भी करोड़ बंदे के पास तो पैसा होगा। प्रॉब्लम पाकिस्तान में क्या है कि हम जब प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं, खुशहाली की बात करते हैं, तो लोगों का पेट भरा होना चाहिए। उसके लिए ही ये बुल्स एंड बियर है, सरमाया का चैनल है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि लोगों को रीच आउट करें। अगर ये आज मैं आके अनाउंस करूँ ना कि सरमाया ने NFT लॉन्च कर दिया है, करोड़ों लोग आ जाएंगे पैसे लेकर, लेकिन जो एजुकेशन की बात है, समझाने की बात है कि आपने सोच समझ के पैसे कैसे इन्वेस्ट करने हैं, कोई बंदा अट्रैक्ट नहीं होता इस तरह की चीज़ों पे। हर बंदे को शॉर्टकट चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ही इंडस्ट्री में लाखों रुपया लोग दे रहे हैं लोगों को कि वो उनका फंड मैनेज करे या उनके पैसे बनाए या कुछ करे, और वो तब भी पैसे नहीं बना पा रहे। तो समझाने का मकसद ये है कि ये जो आप पैसे दे भी रहे हैं ना, वो आप कभी भी किसी और को पैसा देकर उतना पैसा नहीं बना सकेंगे जितना आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करके बनाएंगे। जहाँ पे मुल्क में हम प्रोस्पेरिटी की बात करें, खुशहाली की बात करें, बहुत कम लोग हैं अभी भी, और हम हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट ही हमारा कुछ कर देगी, ये आर्मी फिर कोई और किसी को खिलाफ करेगी तो हम फिर जागेंगे। एक्चुअली में हमें अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। जब आप पे बुरा हाल आएगा तो कोई बंदा भी नहीं होगा, आपके करीबी करीबी लोग आपके साथ नहीं होंगे। और ये जो कंटेंट फराज और अमार वीकली बेसिस पे देते हैं, लिटरली मेरे ख्याल में आप इसकी कोई भी वैल्यू रखें वो कम है, और ये फ्री में देते हैं, और फिर भी लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं जिससे बड़ा दुख होता है हमें कि जब इतना कुछ भी बंदा कर रहा है और उसके बावजूद आपसे एक वीक बर्दाश्त नहीं होता कि थोड़ा सा नीचे आ गया तो क्या हो गया। अभी भी फराज आपको बार बार बता रहे हैं कि पीएसओ नीचे आएगा तो आराम से एक्यूमुलेट करना है, पीपीआर नीचे आएगा तो एक्यूमुलेट करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि सीधी लाइन में कोई चीज ऊपर जाती है या सीधी लाइन में नीचे आती है।
अपॉर्चुनिटी ऊपर नीचे दोनों लेवल के ऊपर होती है, आपको क्योंकि पता नहीं है तो इसीलिए आप नीचे वाली चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। चले फराज, आ, भाषण तो मेरा हो सही है गया ग्लोबल मार्केट पे। लाइक भाई यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ, जो लोग इस तरीके से फंड मैनेजमेंट सर्विसेज दे रहे हैं ना, मज़े की बात है वो बुल्स एंड बेयर्स की ही टॉप पिक्स को बाय करते हैं। जी, और ये ओपनली आकर जब आपको बता रहे हैं कि यार ये बाय करना है, ये सेल करना है, हम तो पैसे भी नहीं ले रहे, हम तो कह रहे हैं चिलगोजे भेज दो सिर्फ, वो भी लोग नहीं चले भेजते। चिलगोजे तो महंगे थे ना सर्दियों में, अब तो आम मांग रहे हैं। चलो आम दे अच्छा दे। चलो, ये मजाक चल रहा है, इसके बाद ना लोग ये क्लिप निकाल के ना ऐसी ट्रोल करना शुरू करेंगे, नेगेटिविटी कि ये तो मैंगो खाते। हाँ, चले, नहीं, एक बंदा कह रहा है जी आप BTC या इथेरियम ले लें। अच्छा सही है, चलें ग्लोबल मार्केट्स को डिस्कस करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की मगर आपको लॉसेज हो रहे हैं या फिर आप अभी भी सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना बट यू डोंट हैव डायरेक्शन, आई हैव गॉट ए गुड न्यूज फॉर यू। सरमाया इज ऑफरिंग फाइनेंशियल ट्रेनिंग जो कि आपको हेल्प करेगी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने में एंड ऑल्सो टू बिकम प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर। सो डू चेक आउट सरमाया ट्रेनिंग्स एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। जी, सबसे पहले नैस 100 के ऊपर बात करें। अगर आप लोगों को याद हो, हम काफ़ी टाइम से इसमें बुलिश ही हैं और राइट नाउ बहुत अच्छी इसने रैली कर दी है 16,300 से लेके अब 21,500। यहाँ मेरे ख्याल में थोड़ी सी ना इसमें रिट्रेसमेंट ड्यू है, आनी चाहिए। यहाँ कहीं नीचे आए 20,500 के करीब, ये डेली का टाइम फ्रेम है, वहाँ पे फिर आप दोबारा से एक लॉन्ग पोजीशन लें, क्योंकि ये हायर हाइज ही प्रिंट करता हुआ जा रहा है। एक हायर लो इसका ड्यू है जो कभी भी आ सकता है, शायद नेक्स्ट वीक, और फिर एक्सपेक्ट करें कि अपनी रैली को कंटिन्यू करे। यहाँ पे कोई आपकी डाइवर्जेंस नहीं बनी हुई, बस ये ओवरबॉट कंडीशन में है, दैट्स इट। उसके बाद आगे लग रहा है कि ये जो इसकी रेजिस्टेंस बनी हुई है 22,200 की, इसको भी ब्रेक करके जो हमारे इस साल के 24,400 के टारगेट्स थे वहाँ तक जाए। सो छोटे टाइम फ्रेम पे जाके जब भी हायर लोज अपने प्रिंट कर रहा हो, वहाँ पे इसकी पोजीशंस को हम ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। हमार फंडामेंटली US डॉलर का भी कुछ डेटा था, ओवरऑल बड़ी बुलिश रही है मार्केट। सो अब कैसे लग रहा है कि आगे गोइंग फॉरवर्ड डॉलर वीक है और आप स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करें? बिल्कुल ऐसे ही है। हालात अभी आपके सामने है। ट्रंप और चाइना का जो एग्रीमेंट अभी हुआ है 90 डेज के लिए, उन्होंने अपने टैरिफ को रिड्यूस कर दिया है। चाइना ने मेरे ख्याल से 10% तक कर दिया और जो यूएसए ने 30% तक किया है। तो 90 डेज तक तो है, अभी तक सूरत हाल बिल्कुल ठीक है। फाइनल जो डिसीजन होगा टैरिफ का वो पता लगेगा। दूसरी चीज, सीपीआई का डाटा आया है, पीपीआई का डाटा आया है, दोनों ही नीचे आए हैं, विच इज अगेन गुड फॉर द मार्केट। तो ओवरऑल कुछ चीजें बहुत अच्छी जा रही हैं। हमने ऑलरेडी बुलिश है मार्केट के अंदर। जैसे ही नीचे आई थी तो उस टाइम भी हमने कहा था कि इसको एक्यूमुलेट कर दें, बिकॉज वी कैन सी कि थोड़ी सी बेहतरी नजर आ रही है। सो आगे भी मुझे लगता है कि इट कैन गो अप और ये बड़े इजीली अपने हाईस को तोड़ देगा और इसके बाद ऊपर जाएगा। अच्छा, मजेदार एक चीज मैं और भी यहाँ पे बताता हूँ। मैंने अभी कल रात को एक अपने स्टूडेंट के साथ लर्न टू अर्न सीरीज की है एंड द स्टूडेंट भी था पहले, अभी रिसेंटली इसने जॉब अपनी स्टार्ट की है और उसने यूएसए के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की थी और इस साल के स्टार्ट में किया। तो मार्केट ने तकरीबन 1% परफॉर्म किया और उसका पोर्टफोलियो 33% पे जा चुका है। सो इट्स अ वेरी बिग थिंग कि अगर आप थोड़ा सा फंडामेंटली चीज़ों को पढ़ लें, क्योंकि यूएस के अंदर तो ज़्यादा आपके पास ऑप्शन भी अवेलेबल होती हैं, तो उसने वहाँ पे बड़ा ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। पाकिस्तान मार्केट के अंदर 3 स्टॉक्स उसने यहाँ के लिए हुए थे, 4 स्टॉक्स उसने वहाँ पे लिए हुए थे और ओवरऑल 33% का पोर्टफोलियो था। सो दिस इज अगेन अमेजिंग। चलें, ज़बरदस्त। फिर इसके बाद गोल्ड को डिस्कस करते हैं। बाय द वे, जो भी मुझे फेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं, कल मैंने बहुत बेहतरीन कॉल दी थी। 3128 चल रहा था, समथिंग था, 3130 था। मैंने कहा यहाँ पे बहुत अट्रैक्टिव लेवल्स पर है और ट्रेंड लाइन और फिबोनाची की सपोर्ट थी और जोन बन रहा था, तो मैंने कहा यहाँ से ये बाउंस कर जाएगा। और विद इन नो टाइम, एक ही दिन में उसने जो कल उसी लेवल्स को टेस्ट करने के बाद 3250 तक गया है। सो कल अगर कोई देख रहा था, वैसे काफ़ी लोगों ने इस कॉल के ऊपर पैसे बनाए हैं उसी टाइम, अगर कल कोई देख रहा था तो 4% के रिटर्न्स तो गोल्ड के ऊपर कल ही थे। राइट नाउ बहुत अच्छी पोजीशन पर है, 3174 एक अच्छी सपोर्ट जोन इसकी ये बन सकती है। सो दिस इज़ अ रीजन जहाँ पे ये इसको रुकना चाहिए और यहाँ से एक बाउंस करे और फिर हम एक्सपेक्ट करें दोबारा ये 3357 की तरफ को जाए। यहाँ पे अगर ये नहीं सस्टेन कर पाता अभी थोड़ी देर तक, 3168 69 का एसएल रखें, एक अटेम्प्ट कर दें, बाउंस कर लें 3194 और 32
29 के लिए बहुत ही शॉर्ट टर्म स्कैल्प आपका हो सकता है। 31, 66, 68 इतना स्टॉप लॉस रखें, और इन केस ये ब्रेक होता है तो फिर हम दोबारा वही लेवल को आए कर रहे हैं यहाँ पे। सो वो लोग जो विदाउट लेवरेज ट्रेडिंग करते हैं, गोल्ड को हर एक लेवल के ऊपर बाय करते चले जाएं। $50 के डिफरेंस से, जैसे आपका फ़र्ज़ करें $10,000 का अकाउंट है, अगर आप कोई प्रॉफर्म कर रहे हैं तो 0.01 यहाँ पे कर लें, $50 नीचे आए फिर 0.01 कर लें। प्रोसेस स्लो होगा लेकिन आपको लॉस नहीं होगा, एंड देन आपके हाथ में पोजीशंस रह जाए बिल्ड हो जाएगी और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोबारा ऊपर बढ़े। सेकेंडली एक और चीज़ बताऊँ मैं इसके ऊपर, लास्ट हायर लो के ऊपर बुलिश हिडेड डाइवर्जेंस थी इस जगह पे, जब इसको ड्रॉप किया गया था 3170 से 2950 तक। विद इन नो टाइम बहुत बड़ी ड्रॉप थी, तीन कैंडल्स में डेली के ऊपर ये आ गई थी, इसी ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया था, हिडन डाइवर्जेंस थी, देन बाउंस किया वहाँ से $3500 के करीब। दोबारा यही सिचुएशन बनी है, अगले 6 दिन के अंदर इसने 38 से 3127 $300 यानी कि 10% निकाल दिए, बहुत बड़ी इसकी ड्रॉप रही। और अगेन दोबारा इसने हिडन डाइवर्जेंस डेली के ऊपर बनाई हुई है। सो ये हिडन डाइवर्जेंस डेफिनेटली इसको पुश करेगी एक अपसाइड के लिए, या बहुत हुआ ये कहीं लोअर हाई बनाएगा या साइडवेज हो जाएगा। सो फिलहाल इतनी बड़ी इसमें डिक्लाइन नहीं है। अगर आप लोग लेवरेज और रिस्क को मैनेज करके चल रहे हैं, स्टिल गोल्ड में पोटेंशियल है, जूस है कि ये आगे ऊपर फर्दर रैली करे। बाय द वे लॉन्ग रन में ये जो गोल्ड होता है ये सेकुलर बुल मार्केट में ही प्ले कर रहा है। सो लॉन्ग रन में आने वाले टाइम पे 5,000 इवन $10,000 का भी हो सकता है। ये मैं आज से नहीं कह रहा, ये आप मेरी 5 साल पुरानी वीडियो देखें, $1,200 का था, मैं उस टाइम भी ये कहता था कि ये 3,000 का हो जाएगा और लोग यकीन नहीं करेंगे। उस टाइम लोग हंसते थे। आज मैं अगर कह रहा हूँ ये $10,000 का हो जाएगा आने वाले वक्तों में, तो शायद लोगों को यकीन ना आए। चलें, इसके ऊपर मैंने लईक भाई ने बहुत बेहतरीन वीडियो की है जी। मुझे लग रहा है कि इसमें एक मेन रीजन जो है ना, यूएस की अपनी जो हालात है ना वो बहुत खराब है। और ये जो आप ट्रम्प को देख रहे हैं कि वो कभी टैरिफ बढ़ा रहा है, कभी वो ये कर रहा है, कभी लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा है। आई थिंक कि डॉलर को इटसेल्फ इंटरनेशनल मार्केट में एज ए वो जो करेंसी थी, मुझे लगता है काफी ज्यादा थ्रेट है। और जो उनकी लोकल जो उनका डेट है वो आई थिंक अनसस्टेनेबल है। और उसमें जो गोल्ड है वो इसीलिए इंस्टीट्यूशंस का इस टाइम पे फेवरेट है। इवन यूएस की गवर्नमेंट भी इसमें काफी एक्सपोजर ले रही है। मैं भी इसमें ऐड करता हूं, देखिए गोल्ड का बिल्कुल सही कह रहे हैं लेक भाई, अनसस्टेनेबल लेवल पे जा चुका है डेट। और दूसरी बात ये कि यूएसए को पता है, जैसे ही ट्रम्प इलेक्शन जीत के आया था, तो अगर आपने लेक भाई ने भी एक वीडियो गोल्ड के ऊपर की थी, उसमें काफी बेहतरीन एनालिसिस दिखाया हुआ था। और स्विट्जरलैंड से जो इंपोर्ट्स होती हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो ये देखा जा रहा था कि यूएसए ने वो बढ़ाता ही जा रहा है, हर मंथ जो है वो अपनी गोल्ड इंपोर्ट करवा रहा है स्विट्जरलैंड से। तो ही नोज, यानी कि यूएसए को पता है कि भाई हमारे हालात बुरे हैं, तो हम गोल्ड को एज अ बैकअप के तौर पे रख लें, ताकि कल को कोई भी मसला आता है हमारी करेंसी के ऊपर, तो हमारे पास गोल्ड एज अ एसेट के तौर पे बैकअप पड़ा हो। अच्छा, अगला देख लेते हैं बीटीसी को। ये बीटीसी डेली के टाइम फ्रेम है, स्टिल ये कोई टॉप नहीं है, कोई साइन नहीं है कि टॉप लगे। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि नीचे आए, मेरा नहीं ख्याल कि नीचे आएगा। इसमें एक साइडवेज पैटर्न बना हुआ है एक्यूमुलेशन का साइकिल्स के ऊपर। ये तकरीबन 14 दिन की कंसोलिडेशन करता है हर हायर लो के ऊपर। तो राइट नाउ जो इसकी डेज चल रहे हैं वो अभी हो गए 8वीं बार है, तो 5-6 दिन के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ी कैंडल बन जाए, जो कि ये डेट बनती है अगले फ्राइडे तक। मुझे लगता है कि इसको अपना हायर जो ऑल टाइम हाई है वो ब्रेक कर देना चाहिए, एटलीस्ट उसको जाके टेस्ट ज़रूर कर ले। सो स्टिल हायर हाइज हायर लोज, बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत बुलिश डाइवर्जेंस, एंड देन यहाँ पे ट्रेंड लाइन को टेस्ट करे बाय करना चाहिए। एसएल आपका 92,795 हो जाएगा, और एक्सपेक्ट करें कि 109 की रेजिस्टेंस को जाके टेस्ट करे और होपफुली उसको ब्रेक करके ऊपर जाके सस्टेन करे। सो बड़े सिंपल और इजी सा पैटर्न है इसका। और इसी तरीके से हम इथेरियम को देख लें, बहुत ज़बरदस्त रैली है इसमें। इथेरियम का जो आपका बहुत ही आसान सा टारगेट है वो $2,900 का है, फिर 3,500 है, एंड देन एक्सपेक्ट यही करेंगे $4,000 तक जाएगा। और उम्मीद यही है कि अगले 1-1.5 महीने में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ तक जाए। सो स्टिल इसका भी बहुत सिंपल सा वो है। और जो मेरी पिक रही है इस हफ्ते वो $USDT की रही है। बहुत सिंपल सा इसका भी पैटर्न है कि जब भी एक्यूमुलेशन बॉक्स को ब्रेक करे, यानी कि 5.40 को ब्रेक करे, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आराम से $7.5 का हो जाए।
अगर आप इस टाइम भी करंट प्राइस पे 4.9 पे बाय करना चाह रहे हैं तो इसको बाय किया जा सकता है। उसके लिए फिर आपका एसएल हो जाएगा 4.6 का, और ये ट्रेड बनती है यहाँ पे। अगर करंट प्राइस पे बाय कर रहे हैं 4.6 और फिर एक्सपेक्ट करें कि इसका आसान सा टारगेट 5.4 है। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ये है, मैं इंतज़ार करूँगा कि जब भी ये 5.4 को ब्रेक करे उस टाइम एंट्री ज़्यादा बेहतर है, तो एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि बहुत अच्छी रैली इसमें भी नज़र आए। सो ओवरऑल ये है ग्लोबल मार्केट्स का मेरी तरफ से। क्रिप्टो में डॉट को के ऊपर नज़र रखें, ये मोस्ट लाइकली इसका ETF जो है वो नैस्डैक पे लिस्ट हो जाएगा, और फिर ये भी आपकी एक बड़ी अच्छी एसेट क्लास में कंसिडर किया जाएगा। और इसके अलावा जी लेक भाई, अब आप बताएं। सही है। और हमारा आपने इसमें कोई ऐड करना है अभी? नहीं, ये डॉट वाला चीज़ में तो और चीज़ तो नहीं ऐड होनी। ओवरऑल मैंने फंडामेंटली बता दिया कि हालात बेहतर हैं। आपके सीपीआई का डाटा नीचे है, पीपीआई का डाटा नीचे है। अभी जो नेक्स्ट वीक, थर्ड वीक ऑफ मई जो सीजनल्स आते हैं वो आपके रिस्क ऑन एसेट्स के लिए होते हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर ऊपर जाता है, न्यूजीलैंड डॉलर ऊपर जाता है, कि स्टॉक मार्केट जो है वो परफॉर्म करती है। डॉलर नीचे आता है, यूएसडी नीचे आता है। यूएसडी नीचे आएगा तो गोल्ड उसके बदले में ऊपर जाएगा। गोल्ड के सीजनल्स थोड़े से न्यूट्रल टाइप हैं, लेकिन अगर डॉलर डॉलर नीचे आता है तो गोल्ड ऊपर जा सकता है। और बाकी जो अगले वीक के अंदर न्यूज़ हैं वो सारी आपकी डॉलर बेस भी हैं थोड़ी सी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट का डाटा नंबर है। एम्प्लॉयमेंट का डाटा एक्सपेक्टेड तो ये है कि थोड़ा सा बेहतर आएगा, लेकिन अब यहाँ पे ये डिसीजन मेकिंग होगी कि नेक्स्ट वीक के अंदर जो अगर डाटा बुरा आ जाता है तो डॉलर नीचे चला जाएगा, अच्छा आ जाएगा तब भी थोड़ा सा गोल्ड, तब डॉलर थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। लेकिन मेजरली चांसेस ये हैं कि गोल्ड को थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए मेरे पर्सपेक्टिव के मुताबिक, एंड ये मार्केट भी ऊपर जानी चाहिए। बिल्कुल सही। आई थिंक मैं 4-5 क्वेश्चन ले लेता हूँ जल्दी से, ताकि हम इसको कंक्लूड कर लें। ये कनान आसिफ साहब ने बोला जी, हैज़ ऑल्ट सीजन स्टार्टेड? फराज भाई, फराज आई थिंक आपने एक चार्ट बनाया था इस पे ऑल्ट्स के बिल्कुल ऊपर। स्टार्ट हो चुका है। जो बीटीसी की डोमिनेंस है वो नीचे आते हुए नज़र आ रही है। बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है, और अगर आप टॉप गेनर्स या लूजर्स में जाके देखेंगे वहाँ पे आपको डेफिनेटली दिन के 2-3 अच्छे सेटअप्स मिल जाएंगे। ये मेरे स्टूडेंट ही हैं, मैं जानता हूँ इनको। अच्छा, इसके अलावा एवीएन एंड जीजीएल, इस पे हमारा आप थोड़ा बता दें। नहीं, एवेंसियन का अगर तो ऑलरेडी लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि आईटी की जितनी कंपनीज हैं वो पिछले साल की निस्बत इस साल जो है इनको एक्सचेंज लॉसेस आने थे। ठीक है, मैंने अपने एंड से तो फंडामेंटली जो था ये चीज़ अपने स्टूडेंट्स को बताई हुई थी कि अगर आप सिस्टम्स को देख रहे हैं, एवेंसियन को देख रहे हैं, तो अभी थोड़े से लॉसेस, एक्सचेंज के लॉसेस आएंगे। हाँ, रेवेन्यू अगर बढ़ रहा है वो हमें नजर आएगा, वो बढ़ रहा है नेक्स्ट ईयर। अब क्योंकि यूएसडी पीकेआर अभी स्टेबल है, तो उसकी बेस के ऊपर अगर रेवेन्यू ज़्यादा इंक्रीज इन्होंने कर दिया तो जाहिर सी बात है इनके फिर अच्छा रिजल्ट आएगा। जीजीएल को मैंने रिसेंटली अभी इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं देखा, लेकिन अगेन फराज की भी कॉल है। ओवरऑल हमने जब डिस्कस किया था इस टाइम पे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंप्रूव कर रही थी, और ये साथ में सिक्लिकल भी स्टॉक है, तो उसके हिसाब से इसमें बेहतरी आनी चाहिए थोड़ी सी। सही है। आई थिंक हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। सारों के इंडिविजुअल स्क्रिप्ट हैं, ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं। आप लोग इस पर्टिकुलर एपिसोड को दोबारा रिपीट पे देखिएगा, काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं। अगेन मैं एंड पे आप सबको ये कहूँगा, बल्कि मैं पहले फराज और अमार का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये वीक इन वीक आउट जब भी आते हैं, सेल्फलेसली आपको सब कुछ बताते हैं। आई थिंक कुछ लोगों की दुआएं भी लगती हैं, और माशाल्लाह जिस तरीके से ये शो करते हैं, कंडक्ट करते हैं, आप उसमें आप सब लोगों का भला ही होता है। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको अप्रिशिएट किया करें। एक आधा वीक स्टॉक मार्केट कभी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाती है, थोड़ी सी करेक्शन भी होती है। हमारी तो कोशिश होती है आपको एजुकेट करें। आपको भी थोड़ा चाहिए कि एहसास करें कि जो इनके एफर्ट हैं, एटलीस्ट कुछ ना ही सही थैंक यू ही कर दिया करें इनके कमेंट में आके, क्योंकि ना तो आप इनको पैसे दे रहे हैं, ना ये आपसे पैसे ले रहे हैं। ये सॉर्ट ऑफ फी सबिलिल्लाह ही है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं इनको इंशाल्लाह बेनिफिट मिलेगा। अब अगेन मैं आप सब लोगों को यही कहूँगा कि ये जो चीज़ें आप देखते हैं, ये रियल मार्केट्स में भी इस तरह प्ले होती हैं। आज की इसमें आप देखें, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट डिस्कस हुई, क्रिप्टो डिस्कस हुई, इंटरनेशनल मार्केट डिस्कस हुई, गोल्ड डिस्कस हुआ। कितने एसेट क्लासेस हैं जिसके अंदर आप पैसे बना सकते हैं। सोचे और समझे इस चीज़ को कि ये पैसा नहीं है, ये बेसिकली नॉलेज है। पैसे जिसको रख कर आप बैठे हुए हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपके पास ये नॉलेज ही नहीं है कि आप उसे पैसे कैसे बना सकते हैं। ये हमारी जो ट्रेनिंग्स हैं, ये हर वीक के अंदर आवर्स ऑफ लोगों को 1 to 1 मेंटरशिप, मेंटर्स हैं, पूरी टीम है जो कि आपको प्लेटफॉर्म पे आके गाइड करती है। सो प्लीज़, अगर आपके पास पैसे हैं, इस चीज़ को ना करें, ये आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हम भी आप लोगों को ही ट्रेन कर रहे हैं। ये एक्चुअली ब्रेन का काम होता है कि आपने ट्रेनिंग अपने आप को कैसे देनी है। इसी इंफॉर्मेशन से आप लोग पैसे कमाने के काबिल होंगे। अगर आप पैसे भी पास रखेंगे और इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे, और फिर इन्वेस्टमेंट से पैसे भी नहीं बनाएंगे, तो वो इवेंचुअली आप ही लूजिंग एंड के ऊपर होंगे।
सो इसकी अहमियत को समझें, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें एंड किसी और को लाखों रुपए देने की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी स्टूपिडिटी है कि अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं जी आपका पैसे की कदर किसी और को होगी सिर्फ क्योंकि आप उसको पैसे एक्स्ट्रा दे रहे हैं, कभी वो बंदा आपके पैसे डबल या जो आप एक्सपेक्ट करें वो कभी नहीं करेगा, क्योंकि आप उसको सर्विसेज के पैसे दे रहे हैं और उसने पैसे तो लेने ही है रिगार्डलेस कि आपका अकाउंट कहाँ जाता है। ये ओपन प्लेटफॉर्म है, हम अभी तक आपसे कोई सर्विसेज के चार्जेस नहीं ले रहे और फोकस ही इस पे आपको कह रहे हैं कि यार अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। यही जो मार्केट नीचे गई थी, अगर आपको नॉलेज होता तो आप लोग शायद सेल ना करते, आप बाय करते, और अगर आप बाय करते तो अभी आप देख रहे हैं एक एक वीक में 25%, 20%, मंडे को तो पूरा का पूरी मार्केट 10%। सोचे आपने पैनिक में थर्सडे को सेल कर दिया, फ्राइडे को सेल कर दिया, फिर मंडे ट्यूसडे को वही चीज आपको 20-20% महंगी मिल रही है। ठीक है, सो अपने ऊपर इन्वेस्ट करें एंड डोंट फॉल फॉर ये जो कोई व्हाट्सएप पे कोई आके आपको इस तरह का ओपन में सिग्नल दे रहा है पैसों की, उसके ऊपर आपके पैसे कभी नहीं बनेंगे। ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे होते हैं उसमें 3 स्टॉप लॉस होते हैं, 2 प्रॉफिट होते हैं। प्रॉफिट आपको नजर आ जाता है, स्टॉप लॉस नजर नहीं आता। नेट के अंदर जो लोग फॉलो करें वो लॉस में होते हैं। सो प्लीज डू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ एंड बी फाइनेंशियली हेल्थी। थैंक यू वेरी मच।